प्रिय दोस्त, आज फिर से हम इकोनॉमिक्स का अगला क्लास लेके आए हैं। और अगले दिन हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जाने थे, इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन जाने थे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स को जहाँ से छोड़े हैं वहाँ से आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ये आज इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें धन के बारे में अध्ययन कराता है। अब इसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, समझने के लिए बांटा गया है। हम लोग जानते हैं कि धरती पर मनुष्य का इच्छाएं जो है सो अनंत है, कभी इच्छाएं मरता नहीं है और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। जब इच्छाएं खत्म नहीं होती है, लेकिन एक चीज देखना पड़ता है कि हम लोगों के पास जो साधन है बहुत कम है। तो कम साधन रहने के कारण, इच्छाएं अधिक रहने के कारण और साधन कम रहने के कारण हमें कुछ ऐसी वस्तुओं को छोड़ना पड़ता है और कुछ वस्तुओं को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आज उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों के पास रिसोर्सेस कितना है? लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेस लिमिटेड है, ये जान गए। लेकिन हम लोगों के पास जो इच्छाएं हैं अनलिमिटेड है। डिजायर कह दो, वांट्स कह दो, जो आपको, यानी कि रिसोर्स लिमिटेड है। एक एग्जांपल और लेके देखें, मेरे पास 100 रुपया है जेब में और हमें बहुत सारा चीज परचेजिंग करना है। क्या जरूरी है? कॉपी भी जरूरी है, पेंसिल भी जरूरी है, मूवी देखना भी जरूरी है। तो 100 रुपया में संभव नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉपी परचेजिंग करते हैं, पेंसिल परचेजिंग करते हैं, मूवी का प्लान अगला टाइम में टाल देते हैं, ताकि अगला समय में हम फिर से मनी मेरे पास आए तो हम उसको कर सकते। ऐसा करने का नौबत इसलिए आया क्योंकि मेरे पास इनकम बहुत कम है, यानी कि सोर्स संसाधन बहुत कम है और इच्छाएं बहुत ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। और चेंज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि संसाधन कम है। अब इसको आगे और बढ़ाते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। इसको दो पार्ट्स में किया गया है, संसाधन को दो पार्ट्स में किया गया है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, या इसको कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हिंदी में इसको समझते हैं चेन पद्धति या सैद्धांतिक प्रबंध, रिसोर्स का प्रबंध करना, ये चीज होता है। अब इसको दो टाइप्स में कर दिया गया है। इसको दो टाइप्स में किया गया है। पहला क्या किया गया है? पहला किया गया है प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी, और इसको किया गया है एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी। इसका हिंदी अगर जाने तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी सैद्धांतिक अध्ययन, प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक अध्ययन होगा, और इसका हो गया व्यवहारिक अध्ययन। सैद्धांतिक अध्ययन में वो चीज आता है, जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ बातें लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है? कि जब हमारा देश का विकास तभी होगा जब देश का जीडीपी बढ़ेगा, तब हमारा देश का विकास होगा। जीडीपी कैसे बढ़ेगा? जब लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये आ गया हमारा सैद्धांतिक सिद्धांत है ये पढ़ने का। और ये व्यवहारिक में क्या हो गया? व्यवहारिक का अगर बात करें तो व्यवहारिक में जैसे सपोज दैट अगर हम मानते हैं कि हम अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो वर्क करते हैं और वो अपने अनुसार चेंज करते हैं, जो अपना डिसीजन लेते हैं, जबकि हमारे पास पैसा कम रहता है तो हमको कोई डिसीजन नहीं देता है कि तुम्हारे पास कम पैसा है तो सबसे पहले तुम कार ही खरीद लो। वो तुम्हारा अपना डिपेंड करता है, अपने मन पर डिपेंड करता है कि तुम क्या खरीदोगे, क्या तुम्हारे लिए हितकर है। तो ये हो गया आपका व्यवहारिक और ये हो गया सैद्धांतिक। ये आप इसमें आपका प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक में प्रिंसिपल बेस्ड स्टडीज में आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया,
इकोनॉमिक्स आ गया। क्या आ गया? इकोनॉमिक्स आ गया। और इसमें जो आपका आ गया व्यवहारिक में आ गया इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमी, ये एक शब्द आपको बार बार हम अब यहाँ बताते हैं कि इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, वो चीज समझने का प्रयास करते हैं। अब तो थोड़ा सा हम एक शब्द उसको जान लेते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी का थोड़ा सा पता करते हैं। इकोनॉमी मतलब होता है कि न्यूनतम संसाधन, कम संसाधन में अधिक उत्पादन जनरेट करना, कम संसाधन में अधिक उत्पादन को जनरेट करना, अधिक उत्पादन करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। फिर से एक बार समझिए कि कम संसाधन में अधिक उत्पादन करना, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का फादर जिसे कहा जाता है, इकोनॉमिक्स का फादर, इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, इसको फादर कहो, फादर कहो, फादर्स कहो या जनक कहो, जो भी आप कर सकते हो, एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। ठीक। और ये सबसे पहले इकोनॉमिक्स शब्द का जो प्रयोग किया गया था, इकोनॉमिक्स शब्द का सबसे फर्स्ट टाइम में जो प्रयोग किया गया था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था और उसी ने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, इकोनॉमी के बारे में बतलाया कि इकोनॉमी, कोई भी देश का इकोनॉमी तब कैसे डेवलप होता है जिस देश का रोजगार ज़्यादा होता है, रोजगार बढ़ रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, लोग एजुकेटेड हो रहा है। तो ये सब इकोनॉमी के अंतर्गत ये सारे सेक्टर से लेके बढ़ता है। जिस देश का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, जिस देश का खनन क्षमता अधिक हो, खनन मतलब संसाधन, प्राकृतिक संसाधन अधिक हो, वहाँ का इन्वायरमेंट अधिक हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इकोनॉमी हमारा डेवलप करता है। तो अगला बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का फादर जो कहा जाता है, एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था, इसने एक बुक लिखा था वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था। ये बुक लिख के पब्लिश कर दिया था, 1776 में पब्लिश किए थे। और इस बुक में क्या लिखा था, सबसे पहले टैक्स के बारे में ये बतलाया था, टैक्स के बारे में बतलाया था, ओपन मार्केट के बारे में बतलाया था कि मार्केट, ओपन मार्केट के बारे में इसने बताया था कि ओपन मार्केट कितना जरूरी है, ये चीज बतलाया था। और ये बताने वाला काम किया था एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने जो फर्स्ट टाइम बोला था इकोनॉमिक्स का, इसीलिए उसको फादर कहा जाता है। और इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था जिसको हम लोग कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, और उसको प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था 1776 में किया था। और उसमें सबसे पहले टैक्स के बारे में बताया था, ओपन मार्केट के बारे में ये हमारा एडम स्मिथ ने बताया था। लेकिन आधुनिक भारत का, अगर भारत का अर्थशास्त्र का पिता अगर माना जाए तो विश्वेश्वरैया को माना जाता है। विश्वेश्वरैया को भारत के अर्थशास्त्र का फादर, जनक माना जाता है। अब ये टॉपिक को थोड़ा सा और आगे हम करते हैं, इसमें लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। समझ में आ गया, इसको इरेज करते हैं, टाइप कर लो। ठीक, कौन कौन लिख लिया? चलो ठीक, टाइप करते हैं, इसको आगे करते हैं। अब थोड़ा इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में, ये पूरा बेसिक है, यहीं से इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हुआ है और हम थोड़ा इसका बेस से चल रहे हैं, स्टार्टिंग से जा रहे हैं। एक बार इसको ध्यान से आप देखो, पढ़ना आज करना ही नहीं, खाली देखना है ध्यान से, तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स कहाँ से और कैसे समझा जाता है और जाना जाता है। अब हम पता है इकोनॉमिक्स का एक फिर से एक टॉपिक लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। हम आपको जहां तक पता है उससे आगे बढ़ाते हैं। अब इकोनॉमिक्स को हम लिखते हैं, अब यहां करते हैं, ये चीज तो पीछे बताएंगे, लेकिन इकोनॉमी सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि इकोनॉमी सेक्टर कितना है, यानी कि अर्थव्यवस्था में कितने सारे सेक्टर हैं, किससे हमारा अर्थव्यवस्था चलता है, उसके बारे में हम लोग समझने का पूरी तरह से प्रयास करें। अब हम लिखते हैं इकोनॉमी सेक्टर, क्या लिखते हैं, सेक्टर्स ऑफ
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी, ये तीन शब्द एक जैसा है, इसको आप एक बार देख लो। इकोनॉमिक्स, दूसरा है इकोनॉमिक, और तीसरा है इकोनॉमी। ये तीन शब्द है, तीनों का ज्यादा डिफरेंस नहीं। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था, इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र, इसका मतलब होता है आर्थिक, और इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो इसमें इकोनॉमिक है, आर्थिक क्रियाएं भी आता है, इसमें आर्थिक क्रियाएं भी आता है, आर्थिक क्रियाएं। तो ये तीन शब्द है। इसका मतलब अर्थशास्त्र, इसका एक बार फिर से इसका एक डिफिनेशन चलो। आर्थिक क्रियाएं, जैसे मान लिया जाए एक फील्ड है, इस फील्ड में कोई राम नाम का लड़का यहाँ क्या कर रहा है, बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ एक और फैक्ट्री है जहां पर वो बर्तन बना रहा है, दूसरा फैक्ट्री है जहां गाड़ी का एक पहिया बना रहा है। एक ही फैक्ट्री है, तो अलग अलग जगह से ये अलग अलग फैक्ट्री है, ये अपना अपना फैक्ट्री में वर्क कर रहा है। कोई एक टीचर है, वो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई ड्राइवर कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। तो ये सारा उसका आर्थिक क्रिया है, अलग अलग अपना आदमी कार्य करता है। तो ये आर्थिक क्रिया है, ये अपना गाड़ी चला रहा है या तो फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये जो है सो एल्युमिनियम फैक्ट्री में, ये टीचर है, ये ड्राइवर है, ये डॉक्टर है, ये सब अपना अपना जीविका चलाने के लिए आर्थिक क्रिया कर रहा है। और ये सारी क्रियाओं को एक साथ अगर मिला दिया जाता है, ये सारी क्रियाओं को एक साथ अगर मिला दिया जाता है, तो वो कहलाता है इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था कहलाता है। और ये सारे अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन कराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्थिक क्रियाएं हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग करता है, कहीं भी आर्थिक क्रिया कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और सारे आर्थिक क्रियाओं को एक साथ में अगर मिला दिया जाए, तो देश के लिए क्या बन जाता है, इकोनॉमी बन जाता है। और वही इकोनॉमी का जो अध्ययन कराता है, जो अध्ययन कराता है, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये समझ में आ गया, ये आ गया था पॉइंट, इसलिए मैं बता दिया। अब ये बताता हूँ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की, कितना सेक्टर इकोनॉमिक्स का है, ये बारे में जानकारी लेता हूँ। ये 4 सेक्टर होता है, ये 4 सेक्टर होता है, ये 4 सेक्टर होता है। इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये 4 सेक्टर होता है। on the basis of economic activities। दूसरा, तीसरा, on the basic वर्क, और तीसरा ऑन द बेसिक ऑफ ऑनर। ये 3 सेक्टर होता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमी में 3 सेक्टर होता है। पहला क्या हो गया, ऑन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरा क्या हो गया, ऑन द बेसिक ऑफ वर्क। तीसरा हो गया ऑन द बेसिक ऑफ ऑनरशिप। ये 3 सेक्टर होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसको हम लिख सकते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने टाइप होते हैं, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी इसी में समाया हुआ है। यही 3 एक्टिविटीज करके कमाता है। पहला सेक्टर पे आ गया ऑन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक
एक्टिविटीज, दूसरा ऑन द बेसिक ऑफ वर्क, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना एक्टिविटीज करता है अपना जीविका चलाने के लिए। दूसरा क्या है, कोई भी बेसिक कार्य कर सकता है। और तीसरा तीसरा क्या कर सकता है, तीसरा वो उसका ऑनर हो सकता है, जो कार्य करता है वो उसका ऑनर हो सकता है। तो ये 3 सेक्टर है, यानी कि इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर है। अब हम ये बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सेक्टर आता है, ऑन द बेसिक ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन सा सेक्टर आता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें 3 सेक्टर आता है। पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स से ही 3 सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर जिसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा हो गया टर्सरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर में पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी आता है। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्सरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर में पूरा वर्ल्ड, ये 3 सेक्टर होता है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, अब इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक हो गया। अगला फिर हम इसको अब ऑन द बेसिक ऑफ, अभी आपको लिखा है इसको आप लिखते जाओ। इसको अगर आप हिंदी में लिखो तो प्राथमिक सेक्टर कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा कर सकते हैं द्वितीय क्षेत्र, तीसरा हो गया तृतीयक क्षेत्र। इसको आप लिखो, मैं आगे बताता हूं। तो हम बताए कि इकोनॉमिक सेक्टर पर, यानी कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को 3 बेस में बांटा गया है, जिसको कहते हैं ऑन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आर्थिक क्रिया के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिक वर्क, यानी कि कार्य के आधार पर। और तीसरा है ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। अब इसमें जो है कि आर्थिक क्रिया के आधार पर 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा हो गया टर्सरी सेक्टर। ये हो गया आपको ऑन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरा हो गया ऑन द बेसिक ऑफ वर्क पर, वर्क जो हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर, और एक हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तीसरा हो गया जिसको हम लोग ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिक के आधार पर, जैसे पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, जॉइंट सेक्टर हो गया और कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया। अब थोड़ा इसका और एक्सप्लेन करते हैं। इसका हिंदी, प्राइमरी सेक्टर का हिंदी अगर नहीं जानते तो आप लिख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर को प्राथमिक सेक्टर कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और टर्सरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब आगे इस पर ऑन द बेसिक ऑफ वर्क में ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गया संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र मतलब हो गया जो जैसे जितना सारे गवर्नमेंट जॉब करता है या कंपनी में जॉब, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने सारे गवर्नमेंट है, सरकारी का एम्प्लॉयड है या तो प्राइवेट भी है, लेकिन वो सरकारी का रूल नियम को फॉलो करता है, उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। और इसमें हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई गवर्नमेंट का जॉब नहीं होता है, वो प्राइवेट जब मन करेगा तब आपको रिजाइन करना होगा, हटा भी सकता है। इसमें छुट्टी का कोई टाइम वगैरह फिक्स नहीं होता है। अब ये सबसे ज़्यादा हो गया पब्लिक सेक्टर। इसमें ऑन द बेसिक ऑफ द ओनरशिप, इसमें हो गया पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो निजी फैक्ट्रियां वगैरह है। ज्वाइंट फैक्टर जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके चलता है। और कोऑपरेटिव जो कुछ राज्य सरकार और कुछ सेंट्रल सरकार देके चलते हैं, और उसको कोऑपरेटिव यानी सहकारिता समिति कहा जाता है। ये 3 टॉपिक है, और ये 3 टॉपिक का हम कल क्लियर आपको कर देंगे। ये तीनों टॉपिक का कल पूरी तरह से डिफिनेशन करेंगे और पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फिर हम इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।